घमंडी कवि जेवरों से लदी हुई और काफी नीची निगाह से दूसरों को देखती थी। मम्मा, मैं बाहर खेलने जाता हूँ। चक्कू बेटा, गलत बात है, गरीब पक्षियों से नहीं खेलते। तुम तो अमीर हो, घर में बैठो, देखो ना एसी की हवा में बैठो। अपने बेटे को हर आसाइश देना, अपने बेटे को हर सुख सुविधाएं देना और फिर साथ में लाड प्यार भी कुछ ज्यादा करके देना। गौरी, तुम जरा जग्गू को इधर उधर काम पर भी लगा दिया करो। नहीं नहीं कालू जी, ये तो सेठ का बेटा है। मेरा बेटा ऐसे ही नखरे करके पड़ा रहेगा। मैं कभी अपने बेटे को गरीब पक्षियों की तरह जलील नहीं कर सकती। दूसरी तरफ तोते का बेटा भी गरीब, कबूतर का बेटा भी गरीब, चिड़िया के दोनों बच्चे बड़ी ही हसरत की निगाह से हर रोज उनका बड़ा विशाल पेड़ पर घर देखते थे। एक दिन चिड़िया के दोनों बच्चे कौवों के घर के सामने उसके घर को देखे जा रहे थे। कुकू भाई, ये घर कितना बड़ा है, क्या हमारा घर भी कभी इतना बड़ा होगा? हाँ गुड़िया बहन, जरूर बड़ा होगा हमारा घर। तभी उनकी माँ चंपा भी वहीं पर आ जाती है। गुड़िया और कुकू बेटा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम लोगों का घर पे इंतजार कर रही थी। मम्मा, हम तो बस घर देख रहे थे, क्या कभी हमारा भी ऐसा घर होगा? अरे मेरे बच्चों, ये तो 2 मंजिला घर है ना, मैं आपका घर 3 मंजिला बनाऊंगी। तभी खिड़की में से गौरी कवि उनको देखकर बोलती है, चिड़िया चिड़िया, तुम्हारा कसूर नहीं, बेचारी दिन में सपने जरूर देखा करो। गौरी बहन, मैं तो ऐसे ही बच्चों को सहला रही थी। बच्चों को सहलाना है तो अलग तरीके से सहलाओ, हमारे घर का मुकाबला करके नहीं। वैसे भी अपना दाना भोजन ही पूरा कर सकोगी, पूरा जीवन भर मेरे कालू सेठ की तरह अमीर नहीं बन पाओगी। चिड़िया मायूस होकर अपने दोनों बच्चों को लेकर घर पर चली जाती है। मम्मा, क्या हम सच में कभी अपना पक्का घर नहीं बना पाएंगे? गुड़िया बेटी, बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। फिर वो गोरी आंटी ऐसे क्यों कह रही थी? गुड़िया बेटी, वो थोड़ा घमंडी है ना, उनके पास पैसा ढेर सारा है, तभी वो ये बातें करती हैं। आप चिंता मत करो। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते गए। फिर एक दिन सभी पक्षी एक बड़े पेड़ के ऊपर जमा होकर बैठे थे, क्योंकि आज मौसम के पक्षी ने आना था। मौसम का पक्षी उनको मौसम की सूरत हाल बताने के लिए आ जाता है। अरे रे पक्षियों, बड़ी बुरी खबर लाया हूँ। जंगल में ढेर सारी बारिशें आएगी, इतनी बारिशें कि बाढ़ आने का खदशा है, और बाढ़ में तो तुम बह जाओगे। मेरी मानो तो अपने ऊंचे और विशाल पेड़ों पर पक्के घर बना लो। जंगल के सभी पक्षी गरीब थे सिवाय गोरी और कालू के। कालू जी, हमारा घर तो पक्का है, हमें क्या चिंता, चलो हम जरा घूम कर आते हैं। वो खुशी से वहीं पर से चले जाते हैं। तोते भैया, हमारा क्या बनेगा? हमारे तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अरे चंपा बहन, बनना क्या है, सीधी सी बात है, हम जैसे पक्षी ही बने होते हैं बाढ़ में बहने के लिए। अरे दोस्तों, कैसी बातें कर रहे हो? कबूतर भैया, कोई उपाय निकालो ना आप, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को कैसे बचाऊंगी? वो सभी बहुत परेशान थे। तभी मौसम का पक्षी उनको तसल्ली देता है। अरे आप परेशान मत हो, ढेर सारे गरीब पक्षी हो, एक साथ मिलकर काम करोगे तो फिर एक ना एक दिन कामयाब हो जाओगे। उस समय तो किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सभी उदास मन से अपने घरों की ओर लौट जाते हैं। अरे लूसी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आखिर कब तक हम गरीब रहेंगे? मिठू जी, मुझे छोटे मिठू की चिंता है। वो कहते हैं ना कि जब माँ बाप बन जाते हैं पक्षी तो बच्चों का ख्याल रखते हैं, अपना नहीं। अरे हरियाली, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तभी ऐसे ही सभी अपनी पत्नियों को काफी सहारा देकर बैठे थे, मगर उधर एक अकेली माँ थी और 2 छोटी जान, उसके 2 छोटे बच्चे थे। गुड़िया और कुकू, आप बाढ़ पे परेशान मत होना, बस अपनी माँ का पंख पकड़े रहना, इधर उधर नहीं जाना। मम्मा, वो मौसम का पक्षी कहकर गया था ना कि अगर आप एक साथ काम करोगी तो आप जल्दी कामयाब हो जाओगे। इस बात का क्या मतलब है? गुड़िया बेटी, इस बात का तो ये मतलब है कि हमें सभी गरीब पक्षियों को एक साथ काम करना होगा ताकि हम उस बाढ़ में बह ना सके। तभी चिड़िया की समझ में उस पक्षी की बात आ जाती है। अगली सुबह
वो उठकर जल्दी से तोता और कबूतर के पास जाती है। तोता और कबूतर, पता है मौसम का पक्षी हमें सोने से भी अच्छी, हीरे से भी ज्यादा चमकदार बात बोल कर गया है। अरे कौन सी बात? वो तो यही बोल कर गया कि बाढ़ आएगी और तुम बह जाओगे। हाँ, इसमें सोना और हीरे वाली बात कहाँ पर है, जरा बताओ चंपा। अरे कबूतर भैया, जरा शांति से मेरी बात तो सुन लो ना आप लोग। वो बोल कर गया है कि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे एक साथ तो हम उस मुसीबत का मुकाबला कर पाएंगे, हम बाढ़ में बहने से बच जाएंगे। अरे तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो ना। तोते भैया देखो, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे, जैसे कबूतर दाना लेने जाए और आप सूखी लकड़ियां लाओ और मैं यहाँ पर उनको ठोक कर अपना बड़ा विशाल पेड़ पर 3 मंजिला घर बना लूं। अरे वाह, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अरे वाह, ये तो बड़ा काम का आइडिया है, ऐसा ही करते हैं फिर हम सब। और फिर वो उसी दिन से काम करना शुरू कर देते हैं। कबूतर सबके लिए दाना लेने जाता है। मिट्ठू तोता कुल्हाड़ा लेकर जंगल से सूखी लकड़ियां काटना शुरू करता है। तोता कुल्हाड़ा लेकर जंगल में सूखी लकड़ियां काटने जाता है और फिर चंपा चिड़िया बैठकर ठुकाई करती है और फिर वो घर बनाना शुरू कर देती है। उनको 2 दिन लगातार काम करते हुए हो गए थे और उनका 3 मंजिला घर अब मुकम्मल होने ही वाला था। तभी गोरी कभी वहाँ पर आती है। अरे रे, दिन का सपना सच होने लगा है। छोटी चिड़िया, मेरा घर 2 मंजिला है, तुम्हें 3 मंजिला बनाने की इजाजत किसने दी है? गौरी बहन, ये जंगल सबका है, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत थोड़ी ना है। मेरा कोलूपति सेठ है और सेठ अभी अपने पक्षियों को भेजकर तुम्हारा 3 मंजिला का घर गिरा देगा। ये बात तुम सोचना भी नहीं, इससे पहले तुमको एक माँ की ममता से लड़ना पड़ेगा। गौरी कवि जो हवाओं में बातें कर रही थी वो डर जाती है और वापस अपने घर को चली जाती है। शाम से पहले पहले उनका 3 मंजिला घर बनकर तैयार हो जाता है। एक मंजिल पर तोता तोती उनका बच्चा, दूसरे पर कबूतर कबूतरी उनका बच्चा और सबसे ऊंची वाली तीसरी मंजिल पर चंपा और उसके 2 बच्चे थे। मम्मा, हमारा सपना पूरा हो गया। हाँ गुड़िया बेटी, मैं कहती थी ना, सपना जरूर पूरा होगा। माँ, हमने सबसे अच्छा वाला घर लिया है, 3 मंजिला, हम सबको देख भी सकते हैं, खिड़की में से सारा जंगल दिखता है। अरे मेरी जान, आपको सब कुछ दिखेगा, आपकी माँ आपके सपने सच करेगी। तभी जंगल में बहुत तेज हवाएं चलती है और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। देखते ही देखते बारिश बढ़ती गई और फिर जंगल में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ में कालू और गोरी का घोंसला, जो कि 2 मंजिला था, धड़ाम से नीचे गिरता है। कालू जी, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई नाव भी नहीं है। मम्मा, मेरे पापा तो सेठ थे, सेठ का घर कैसे टूट गया? अरे रे, टूट गया होगा, देखा नहीं बारिश कितनी जालिम है। और फिर किसी पक्षी का घर नहीं बचा, वो तो छोटे छोटे घोंसले थे। नहीं कालू जी, सामने देखें, वो 3 मंजिला घर सभी पक्षियों ने मिलकर बनाया है। तभी वो उस घर के सामने जाकर मदद की गुहार लगाते हैं। बचाओ बचाओ, बाढ़ आ गई है, कोई हमें बचाओ, नहीं तो हम मर जाएंगे। अरे हरियाली, चुप करके सोई रहो, ये गोरी कवि की आवाज है। अरे पति जी, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। हाँ, गोरी कवि कभी भी हमारे साथ अच्छे से बात नहीं करती थी। ऐसे ही तोता और कबूतर मदद करने के लिए नहीं उठते। फिर से बूढ़ी चिड़िया उनको अपने घर में आने देती है। तभी वहीं पर कवि बहुत शर्मिंदा थे। नजरें झुकाए माफी वाले अल्फाज बोलकर वो रात गुजारते हैं। तोता और हरियाली तोती की नई शादी हुई थी। हरियाली, मुझे कभी कभी डर लगता है कि तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ। बेटू जी, ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं आपको छोड़ दूं, बल्कि मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। देखो हरियाली, अगर तुम मुझे छोड़ जाओगी मैं तो मर जाऊंगा। नहीं मिठू जी, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी, आप चाहे मुझसे जैसा भी वचन ले लें। ये सुनकर मिठू तोता चुप कर जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए
चंपा जी, मेरे मिठू तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। रोज ही मुझसे वचन लेते हैं कि तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। हाँ हरियाली, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मिट्ठू भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं। शादी भी वही सफलता की होती है जिसमें प्यार और मोहब्बत हो। मिट्ठू तोता दिन भर जंगल में घूमता और हरियाली के लिए पका हुआ अमरूद लाजमी लेकर आता था। मिट्ठू जी, आप कभी भूलते नहीं हो, मेरा अमरूद लेकर ही आते हो। अरे हरियाली, मैं कैसे भूल सकता हूँ? अमरूद तुम्हारे लिए नहीं लाऊंगा तो किसके लिए लेकर आऊंगा? ऐसे ही उनका प्यार दिन ब दिन बढ़ रहा था और फिर एक दिन मिट्ठू तोता हरियाली से फिर कहता है, हरियाली सच सच बताओ, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? अरे मिट्ठू जी, आपको मैंने पहले भी बोला है, जैसा भी वचन लेना है ले लो, मैं कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। हरियाली, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पंख काट दो ताकि तुम इन पंखों से उड़कर मेरे से दूर ना जा सको। मिट्ठू जी, अगर ऐसी बात है तो मुझे अपने पंखों से ज्यादा आपसे प्यार है। मैं पंख अभी काट देती हूँ। हरियाली तोती कैंची लाकर देती है और फिर मिट्ठू तोता उसके दोनों पंख काट देता है। हरियाली, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मुझसे दूर कभी नहीं जाओगी। ऐसे ही अगली सुबह मिट्ठू तोते से चंपा कहती है, मिट्ठू भैया, आज हरियाली नहीं आई है नदी पर, क्या हुआ है उसको? मैंने उसके पंख कटवा दिए हैं ताकि वो मुझसे दूर न जा सके। अरे, आपने इतना बड़ा जुल्म कर दिया उस पर। इसमें जुल्म की क्या बात है? ये तो मेरा प्यार है। भाड़ में जाए आपका ऐसा प्यार। आपने उसको एकदम मोहताज करके रख दिया। वो तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगी। क्या आपको ऐसी पत्नी फिर पसंद आएगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो जो चाहेगी मैं वो करूँगा, मगर अपने से दूर उसको नहीं जाने दूंगा। मिट्ठू भैया, आपने बहुत गलत किया है। एक न एक दिन आपको जरूर एहसास होगा। मिट्ठू को चिड़िया की बातें समझ में नहीं आ रही थी। चंपा हरियाली तोती के पास जाती है। तोती, तुम तो मुझे समझदार लगती थी। तुमने क्या किया अपने साथ? अपने पंख ही दे डाले। अरे क्यों नहीं देती? मिट्ठू जी मुझसे इतना प्यार करते हैं, वो तो मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जा सकते। मैं मानती हूँ वो तुमको नहीं छोड़ सकता, मगर तुमको अपने पंख काटने की क्या जरूरत थी? वो तो मिट्ठू जी ने बोला और मैंने उनकी मोहब्बत में ये सब कर लिया। कल को बोलेगा कि आंखें निकाल लो, इन आंखों से किसी को मत देखो, तो क्या वो भी निकाल लोगी तुम? चंपा काफी गुस्से में थी और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और फिर मिट्ठू तोता रोज रोज अमरूद मीठा फल लाने से अब थक चुका था। मैं तो थक गया हूँ, कब तक ला ला कर देता रहूँगा? ना जाने इसके पंख मैंने क्यों कटवा दिए। अब वो हरियाली तोती के लिए सूखा दाना लाता, सड़ा हुआ चने का दाना लेकर आता था। मिट्ठू जी, आप पहले तो बहुत अच्छी चीजें लाते थे, अब का भोजन तो मेरे अंदर जाता ही नहीं। हाँ हाँ, तुम तो आदी हो चुकी हो मीठा अमरूद खाने की। रोज रोज मैं कहाँ से लाऊंगा ये कहकर मिट्ठू तोता दूसरी तरफ मुँह करके सो जाता है। हरियाली तोती को आज बड़ा ही अफसोस हो रहा था। काश मेरे पंख होते तो मैं अपना दाना भोजन खुद ही कर लेती। ऐसे ही बरसात का मौसम आ जाता है। मिट्ठू तोते ने अपने घर की मरम्मत नहीं की थी। मिट्ठू जी, घर की मरम्मत कर लीजिए। अरे कहाँ जाए मिट्ठू, कभी दाना लाए तो कभी पानी लाए और कभी घर की मरम्मत करे। मिट्ठू एक है और काम उसके 100 हैं। मिट्ठू जी, आप मुझे ऐसी बातें क्यों सुनाते हैं? आपने खुद ही तो मेरे पंख कटवाए थे। मिट्ठू चुप करके घर से निकल जाता है। हरियाली तोती को अब सब समझ में आ रहा था। मैं समझ गई, चंपा ठीक कहती थी, अपने पंख काटकर मुझे नहीं देने चाहिए थे। एक रात बहुत बड़ा तूफान आता है और बहुत तेज बारिश आती है। मिट्ठू जी, घर की छत टपक रही है। अरे ये क्या, ये तो पूरे घर की छत गिरने वाली है। तूफान भी बहुत तेज है, हमें कहीं सुरक्षित स्थान में जाना होगा। मिट्ठू जी, सुरक्षित स्थान में आप ही जा पाओगे, मैं तो नहीं जा सकूंगी। आप जाकर अपनी जान बचा लीजिए। हाँ हरियाली, मैं जाता हूँ, ऐसा ना हो मैं मर जाऊँ, मैं तो ज्यादा जीना चाहता हूँ। हरियाली तोती के दिल पे ये बातें तीर की तरह लग रही थी। हाँ मिट्ठू जी, आपकी जान को खतरा है, आप जा सकते हैं। मिट्ठू तोते ने एक बार भी हरियाली के बारे में नहीं सोचा
और वो उस तूफानी रात में उसको अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। गुड़िया और कुक्कू बेटा जल्दी से आकर मेरे पीठ पर बैठ जाओ और हम इस जगह छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ देर में सभी घोंसले नीचे गिर जाएंगे। मम्मा क्या हम वापस आएंगे वापस जंगल में? हाँ गुड़िया बेटी, जब तूफान थम जाएगा हम जरूर आएंगे, जल्दी चलो। मम्मा हरियाली आंटी वो कैसे जाएगी? उससे मिट्ठू बहुत प्यार करता है, वो जरूर उसको अपनी पीठ पर बिठा कर लेकर जाएगा। चिड़िया उस तूफानी रात को अपने बच्चे पीठ पर बिठाकर सुरक्षित स्थान की तरफ चली जाती है। कबूतर और कबूतरी भी चले गए थे, मगर अब जंगल में सिर्फ हरियाली तोती अकेले बच गई थी। जंगल के सभी पक्षी अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल चुके हैं। अब सिर्फ मैं हूँ और मेरा ऊपर वाला। हे भगवान, तो मेरी रक्षा करना। अगर मेरा पति मुझे इस तरह ही छोड़ गया है तो मुझे आप ही अपने पास बुला लेना। हरियाली तोती के घर की छत बहुत बुरी तरह टपक रही थी। उसका घोंसला अब पानी से भर चुका था। एकदम हवा का झोंका बहुत तेज आता है और फिर हरियाली का घोंसला नीचे जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। हरियाली तोती घोंसले के नीचे आ गई थी और फिर उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। बाकी सभी पक्षी, कोई गुफा में बैठा था, कोई पेड़ की ठालियों के नीचे, तो कहीं घने पेड़ के नीचे घोंसला बनाकर सभी सुरक्षित थे। जंगल का तूफान थम जाता है। कुक्कू और गुड़िया, अब हमें अपने घर वापस जाना होगा। चलो लूसी, हमें अपने घर जाना होगा। हाँ मैं घर जाता हूँ, क्या पता हरियाली बिल्कुल ठीक हो। वो सभी पक्षी वापिस ही अपने जंगल की राह लेते हैं। रास्ते में मिट्ठू तोते को एक जगह अमरूद दिखाई देता है। दोस्तों तुम लोग आगे जाओ, मैं जरा आता हूँ। मिट्ठू तोता अमरूद के पास जाता है। हरियाली तोती ने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, पंख भी काट डाले उसने। आज मैं उसके लिए अमरूद लेकर जाऊंगा। मिट्ठू तोता वो अमरूद लेकर वापस जब घर आता है तो घोंसला टूट चुका था और हरियाली घोंसले के नीचे आकर बिल्कुल मर चुकी थी। हरियाली, हरियाली उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मगर हरियाली तोती कोई जवाब नहीं देती और फिर जंगल के दूसरे पक्षी भी जमा हो जाते हैं। बधाई हो, आज हरियाली तोती मर गई है। अरे चंपा, ये कैसी बातें कर रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। यही होता है जब तुम लोग ऐसी ऐसी बातें करोगे, ऐसे प्रूफ लोगे, वचन लोगे, तो इससे जान भी जाती है। मिट्ठू तोता सामने वाले पेड़ पर कुछ लिखा हुआ देखता है, जहाँ ऐसे लग रहा था किसी ने खून से कुछ लिखा है। मिट्ठू, तुमने आने में देर कर दी। अरे हरियाली, मुझे माफ कर दो, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। तोते भैया, या तो आप इसी तूफान में एक साथ मर जाते। अब आपने अपना रास्ता अलग किया है और हरियाली ने भी अपना रास्ता अलग कर लिया है। अब क्या ही कर सकता था मिट्ठू। जंगल के सभी पक्षी उससे नफरत करने लगे थे। कोई भी उससे बात करना गवारा नहीं करता था। मम्मा, हरियाली तोती के साथ गलत हुआ है ना? हाँ गुड़िया बेटी, बहुत गलत हुआ है। हम पक्षियों के पास पंख ही तो होते हैं, उड़ने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, दाना लाने के लिए। सब कुछ हम अपने पंखों की बदौलत करते हैं और उस जालिम तोते ने उसके पंख ही काट डाले। हाँ मम्मा, हरियाली आंटी सामने से मौत को देखती रही होगी, मगर वो कुछ भी नहीं कर पाई होगी। सुंदरवन नाम के जंगल में एक फूलों का बागीचा था। वो फूलों का बागीचा बुलबुल डॉक्टर का था। उसमें रंग बिरंगे खिले हुए फूल, जिनका रस एकदम रसीला था। जंगल की छोटी छोटी तितलियां, मधुमक्खियां वो रस चूसने आया करती थी। बुलबुल डॉक्टर उन्हीं फूलों के रस से इलाज किया करती थी। कालू जी, जंगल में कितनी महक है। हाँ गोरी, ये महक उस बुलबुल डॉक्टर के बागीचे से है। उस मोटी बुलबुल से तो मुझे ये बागीचा छीनना ही होगा। अरे छीनेंगे क्यों, फूलों का रस पिएंगे। कालू जी, फिर तो मधुमक्खियों में, तितलियों में और हम में कोई फर्क नहीं रहेगा। हाँ गोरी, इतनी खुशबू वाले फूल मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। कालू जी, जब भी रस पीने जाओ मुझे जरूर लेकर जाना। हाँ, अभी मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, रात में जाएंगे,
फूलों का रस पिएंगे। रात हो जाती है। कालू जी, अब तो सभी पक्षी सो गए होंगे, जल्दी चलो हम फूलों का रस पीने चलते हैं। हाँ गौरी, आराम से चलना, ज्यादा काय काय मत करना। वो दोनों पति पत्नी अपने घर से चले जाते हैं और वो बुलबुल के बागीचे में चले जाते हैं। कालू जी, कितनी अच्छी खुशबू है, मेरा तो मन करता है सभी फूलों का रस निचोड़ लूं। गौरी, ऐसे रस पियो कि किसी को पता भी ना चले और फिर हमारा पेट भी भर जाए। तभी वो बीच बीच अंदर अंदर सभी फूलों का रस पी रहे थे। कालू जी, मेरा पेट तो भर गया। हाँ गौरी, मेरा भी भर गया, चलो अब घर चलते हैं। फूलों का रस पीकर वो अपने घर वापस चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। बुलबुल डॉक्टर अपने बागीचे में आती है। अरे, ये मेरे कुछ फूल मुरझाए हुए क्यों है? इनका रस किसने पिया होगा? तभी वहीं से चंपा चिड़िया गुजरती है। बुलबुल बहन, आपके तो फूल अभी से ही मुरझाए हुए हैं। हाँ चंपा, लेकिन मुझे बात समझ भी नहीं आ रही। ये फूलों के रस किसी पक्षी ने पिए हैं, क्योंकि मधुमक्खियाँ और तितलियाँ तो इतना रस नहीं पी सकती। हाँ बुलबुल, किसी पक्षी ने शरारत कर ली होगी। आप अपने बागीचे का ध्यान रखो। बुलबुल डॉक्टर अपने बागीचे का ध्यान रखकर बैठी हुई थी। जो रात में आया है वो सुबह में भी आएगा, नहीं तो दिन और शाम में तो जरूर आएगा। सुबह से शाम हो जाती है। कालू जी, मुझे दोबारा वो रस पीने का दिल कर रहा है। गौरी, रात में जाएंगे, रात में पीकर ही आएंगे, दिन दहाड़े पकड़े जाएंगे। हाँ कालू जी, और अब तो फूलों का रस मैं एक जार में भी लाऊंगी अपनी माँ के लिए। हाँ हाँ, जितना मन करे ले लेना। रात हो जाती है। फिर से पति पत्नी वो फूलों का रस पीने के लिए बागीचे में चले जाते हैं। बुलबुल अपने घर में सो रही थी, मगर उसका छोटा बच्चा बुलबुला वो खिड़की में से देख रहा था। माँ, माँ वो देखो, हमारे बागीचे से कोई फूलों का रस पी रहा है। माँ, माँ उठो ना। बुलबुल उठ जाती है। अरे कौन है, कौन पी रहा है फूलों का रस? बुलबुल अपने बागीचे में जाती है। वो कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। काला काला था, कुछ काला, मुझे और कोई रंग नहीं दिखा। जरूर जरूर गौरी और कालू मेरे फूलों का रस पी रहे हैं। मैं सुबह होते ही तोते महाराज के पास जाऊंगी। कालू जी, बच गए, आज तो बच गए। गौरी, अरे बड़ी मुश्किल से बचे हैं, फूलों के रास्ते तो गए, इस बार तो जान से भी जाते थे। कालू जी, अगली बार मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओगे, रस पीकर भी आना और मेरे लिए लेकर भी आना। सुबह हो जाती है। सुबह ही सुबह बुलबुल बड़े गुस्से में थी। वो सीधा चंपा के पास जाती है। चंपा बहन, मैं ना कहती थी कि वो फूलों का रस किसी मधुमक्खी या तितली ने नहीं पिया, बल्कि उन काले कौवों ने पिया है। क्या गौरी और कालू चोरी करने पर लग गए हैं? हाँ क्यों नहीं, काले कौवे हैं, चोरी ही करेंगे ना। बुलबुल बहन, आप चिंता मत करो, इनका हल यही है। आप सीधा तोते महाराज के पास जाओ और उन्हीं को बोलो कि वो ही फैसला दें। चंपा बहन, मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। बुलबुल और फिर चंपा दोनों तोते महाराज के दरबार में जाती हैं। महाराज, ये बुलबुल डॉक्टर हमारे पूरे जंगल के बीमार पक्षियों का इलाज करती है। उसने फूलों के बागीचा बनाया है, उन्हीं रस से ही इलाज करती है, और वो रस कालू कौवा और गोरी कवि वही पी रहे हैं। अरे तुम ऐसे कैसे किसी पर इल्जाम लगा सकते हो? जब तक कोई प्रूफ नहीं होगा मैं इस बात पर यकीन नहीं करूँगा। तोते महाराज, आप जाकर देख लीजिए, मेरे बागीचे के फूल काफी मुरझाए हुए हैं। देखो बुलबुल, पीने वाला कोई और भी हो सकता है, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ और कोई प्राणी भी हो सकता है, मगर तुम उनका नाम ऐसे मत लो। चंपा बहन, यहाँ से भी कोई हल नहीं निकलेगा। वो कालू और गोरी कभी भी नहीं सुधरेंगे। महाराज जी, आप एक बार उनको दरबार में बुलाकर पूछिए तो सही। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान ही लेता हूँ। फिर मिट्ठू महाराज कालू कौवा और गोरी कवि को बुलाता है। बताओ गोरी और कालू, तुम लोग बुलबुल के बागीचे से रस पीते हो क्या? नहीं मिट्ठू महाराज, हम आपको चोर लगते हैं क्या? पहले कभी जंगल में हमने चोरी की है क्या? यही तो बात है, तुम लोग मुझे चोर नहीं लग रहे।
हाँ मिट्ठू महाराज, ये हम पर इल्जाम लगा रही है, अपने बागीचे की रखवाली नहीं करती, कोई भी चोरी रस पी जाएगा तो क्या ये हमारा नाम लगाएगी? देखो बुलबुल, तुम्हारा बागीचा है, उसका ध्यान तुम रखो। जो चोर आता है उसको पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। मैं उसको सजा ना दूं तो तब कहना कि मिट्ठू महाराज इंसाफ नहीं करता। बुलबुल चुप कर जाती है और फिर शांति से वापस अपने बागीचे में आ जाती है। अब तो जरूर पकड़ूंगी, जो भी मुजरिम हुआ उसको तोते महाराज के पास लेकर ही जाऊंगी। कालू जी बच गए, बढ़िया ही वो मोटी बुलबुल हमें फंसाने वाली। मिट्ठू महाराज ने कैसे हमारा साथ दिया। हाँ गौरी, मेरी माँ बहुत अच्छी थी। वैसे कौवे चोरी करते हैं, मगर मेरी माँ ने कभी चोरी नहीं की थी, तभी मिट्ठू महाराज को मुझ पर इतना विश्वास है। मगर कालू जी, मैं तो फूलों का रस पीने जरूर जाऊंगी। हाँ हाँ, मैं भी जरूर जाऊंगा और हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। रात हो जाती है। कालू जी जल्दी चलो, पहले दूर से देखेंगे वो मोटी बुलबुल बैठी भी है कि नहीं बैठी। मम्मा मम्मा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे बुलबुले बेटे, जल्दी से घर के अंदर जाओ, मैं आपके लिए दवा लाती हूँ। बुलबुल अपने बेटे को दवा देने के लिए घर के अंदर आती है और पीछे से गौरी और कालू फूलों का रस पीना शुरू कर देते हैं। कालू और गौरी ऐसे नशे में धुत हो चुके थे कि वो काले फूल का भी रस पी जाते हैं। काले फूल का रस पीने के बाद दोनों की आवाज बंद हो जाती है और वो बोल नहीं सकते थे। अरे ये क्या हो गया मेरी आवाज को? मैं तो बोल नहीं पा रही, ना ही कालू कौवा बोल पा रहा है। ऐसे ही वो मन ही मन में सोच रही थी। अरे मैं बोल भी रहा हूँ, चोंच भी हिला रहा हूँ, मेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही? वो दोनों पति पत्नी बहुत परेशान हो जाते हैं, उनकी आवाज बंद हो जाती है। वहीं पर बुलबुल भी आ जाती है। तो तुम हो ना चोर, तुम लोग बादशाह के दरबार में तो मासूम बन गए थे, अब तो मैंने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया है। वो दोनों बोलना चाहते थे मगर वो बोल नहीं पा रहे थे। मैं समझ गई तुम लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हो, तुम लोगों ने काले फूल का रस पी लिया है। ये सुनकर गौरी और कालू और परेशान हो जाते हैं। वहीं पर बुलबुल सभी को बुला लेती है। जंगल के सभी पक्षी जमा हो जाते हैं। मिट्ठू महाराज के दरबार में सभी कह रहे थे गौरी और कालू चोर नहीं हो सकते। आप खुद देख सकते हो, बुलबुल ने इनको रंगे हाथों तो पकड़ लिया, मगर हाँ, जो फूल का रस पिया इन्होंने वो फूल भी असर दिखा रहा है। कालू और गौरी इतनी मासूमाना शक्ल बना चुके थे, शर्मिंदा हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो बुलबुल से इलाज करवाना चाहते हो। बुलबुल उनको मिट्ठू महाराज के पास लेकर जाती है। महाराज जी, आज फिर इन्होंने फूलों का रस पिया है, मगर इस बार जहरीले फूलों का रस पिया, जिससे इनकी आवाज बंद हो गई है। अरे तुम लोग तो सच में ही चोर निकले, मेरा विश्वास गलत था, मुझे तुम पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए था। अब गौरी और कालू बोल तो नहीं सकते थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो मिट्ठू महाराज से माफी मांग रहे हों। चलो सिपाहियों, इनको जेल में डाल दो, पूरा महीना बुलबुल आप इनका इलाज नहीं करोगी, ये ऐसे ही बिना बोले रहेंगे, महीने के बाद ही इनका इलाज किया जाएगा। ये सुनकर कालू कौवा और गौरी कवि के तो होश उड़ जाते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद।